गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए जंतु विज्ञान जो कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 21 से स्टार्ट है, उसमें जो पहली यूनिट है उसमें हम कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ चुके हैं और आज वहीं से हम एक नया चैप्टर मानव श्वसन तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं। अतः इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो श्वसन क्या चीज़ है यह जानने की हमें पहले आवश्यकता है। तो देखिए हम जो भी हमारे अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, उन जैविक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर भी आप देख रहे हैं, आपके घरों में सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, आपके सभी फर्नीचर वगैरह होते हैं, लेकिन वो क्या सभी चलते हैं? नहीं चलते हैं। लेकिन आप कहोगे सर मोबाइल तो हमारा चलता है, बोलता भी है, यानी गाने भी गा के सुनाता है, आपको दिखाता भी है कुछ। कब तक? जब तक उसकी बैटरी चार्ज है। उसी प्रकार से हमें भी जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है श्वसन के माध्यम से। यानी श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप सह उत्पाद के रूप में CO2 और जल का निर्माण होता है और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, यह ऊर्जा आपकी कोशिकाओं में बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो आपका कोशिकांग है वहाँ संरक्षित हो जाती है ATP के रूप में। और जब भी आपको किसी भी जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। यानी श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए यानी जो कार्बनिक पदार्थ है, मुख्यतः हम बात करें कार्बनिक पदार्थ की तो क्या है? ग्लूकोज। और भी होते हैं, यानी ग्लूकोज की एब्सेंसी में ही उनका अपघटन होगा। यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो पहले उसी का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होगा? O2 की उपस्थिति में हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और बन जाएगा आपका CO2, जल और एनर्जी, ऊर्जा। और यह ऊर्जा हमारे जो जैविक क्रियाएं हैं उनके संपादन में कार्य में ली जाती है। तो श्वसन आपके सभी के समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं मानव श्वसन तंत्र की। देखिए मानव में जो श्वसन है उसके प्रकारों को हम पढ़ें तो मानव में श्वसन के प्रकार क्या है? सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 2, दो प्रकार का श्वसन होता है। यानी श्वसन का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो दो प्रकार है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन बोल दो, या इसको हम संवातन भी कह सकते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी इसको हम कहते हैं। और नंबर 2 है कोशिकीय, अंतः कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकाओं में जो संपन्न हो रहा है। तो देखिए बाह्य श्वसन में तो क्या होता है? ये वायुमंडल है आपका, ठीक है, और ये आपके श्वसन अंग है, फेफड़े फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वायुमंडल से O2 का फेफड़ों में पहुंचना और फेफड़ों से CO2 का वायुमंडल में मुक्त होना, ये कहलाता है आपका बाह्य श्वसन। यानी नॉर्मली हम जो सांस ले रहे होते हैं या सांस निकाल रहे होते हैं, यानी वायु को फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन, और जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो बोलते हैं एक्सपायरेशन, बहिः श्वसन। तो वो आपके ये दो प्रकार का होता है। संवातन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंस्पायरेशन, और नंबर 2 एक्सपायरेशन। इसको हम संवातन भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। बाह्य श्वसन का मतलब क्या है? केवल गैसों का आदान प्रदान है, और वो भी वायुमंडल से फेफड़ों के मध्य में। अब हम आते हैं अंतः कोशिकीय श्वसन के अंदर। किसमें आते हैं? अंतः कोशिकीय श्वसन के अंदर। तो देखिए अंतः कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या है? यानी यह ऑक्सीजन जो आपकी फेफड़ों में पहुंची थी, यह रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। और आपने जो भोजन किया था, पाचन तंत्र में क्या हुआ था? उसका पाचन हो गया था। पाचन के बाद वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में परिवर्तित हो गया था। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज है। तो यह ग्लूकोज रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज तो पहले से ही उपस्थित है, यानी कोशिकाओं में ग्लूकोज तो आपका पहले से ही उपस्थित हो गया।
ओके। और आपके बाह्य श्वसन यानी संवातन के माध्यम से जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन क्या होता है, अंदर सांस को लेना, तो आपकी O2 पहुंच चुकी है फेफड़ों में। उसके बाद फेफड़ों से रुधिर के माध्यम से ही कोशिकाओं में क्या पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। और चूंकि ये कोशिका के अंदर घटना हो रही है इसलिए अंतः कोशिकीय श्वसन इसको कहते हैं नंबर 2 को। तत्पश्चात क्या होता है, तत्पश्चात आपकी CO2 बनती है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी ATP के रूप में, और इसको हम स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और विभिन्न जैविक क्रियाओं के संपादन में इसी ऊर्जा को हम काम में लेते हैं। क्लियर है? ये अंतःकोशिकीय श्वसन समझ में आ गया आपके। अच्छा, अंतःकोशिकीय श्वसन भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ये वायवीय, वायवीय मतलब जो वायु की उपस्थिति में हो रहा होता है। एक होता है अवायवीय, अवायवीय या अनोक्सी और ऑक्सी भी कहते हैं इसको हम। इसको बोल दिया ऑक्सी श्वसन, क्या बोल दिया, ऑक्सी श्वसन तो हो गया आपका, ऐसे वायवीय श्वसन, ऐसे ही अवायवीय या अनोक्सी श्वसन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। अनोक्सी श्वसन, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें ये होगा कि जो वायवीय श्वसन है इसमें O2 की आवश्यकता होती है, यानी O2 उपस्थित होगा तो ही वायवीय श्वसन होगा। तो ये जो आपकी जो अभिक्रिया हमने देखी है वो क्या है, वायवीय श्वसन की हो गई। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, जैसे व्यायाम के समय हमारे अंदर ये होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे में मांसपेशियों में हम जो मांसपेशियां हैं वहाँ क्या है, अनोक्सी श्वसन होता है, और अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या, लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल बनता है तो वो जम जाता है, जिसकी वजह से वो ऐंठन भी रहती है, आपको दर्द भी रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, अनोक्सी श्वसन होता है वहाँ पर, तो ऊर्जा कम बनती है, लेकिन आपको साथ साथ क्या मिल जाएगी, इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाएगी ना। तो ये कब होगा, जब आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होती है। देखिए यहाँ जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम उसको बोलेंगे क्या, अनोक्सी श्वसन, और क्या बन जाएगा, जैसे लैक्टिक अम्ल वगैरह कार्बनिक अम्ल आपके बनते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन भी इसको हम कहते हैं, किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनोक्सी श्वसन को किण्वन भी कहते हैं हम। लैक्टिक अम्ल CO2 बनेगी और ऊर्जा भी बनेगी, कम ऊर्जा रहेगी। कैसी रहेगी, कम ऊर्जा। ठीक ठीक। तो श्वसन के दोनों प्रकार आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मानव श्वसन तंत्र में, जो इसकी संरचना है मुख्यतया उसकी मानव में। तो देखिए मानव के श्वसन तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है मुख्यतया। जैसे पाचन तंत्र था ना, उसको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, ठीक है ना। अध्यावरणी तंत्र को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न। उसी प्रकार से श्वसन तंत्र को भी कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो क्या है, श्वसन मार्ग, और दूसरा क्या है, फेफड़े। श्वसन मार्ग क्या है, नासा द्वार से स्टार्ट हो रहा है और फेफड़ों में जाके समाप्त होता है। तो देखिए फेफड़ों में जो मुख्यतः क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा वो हम समझ लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। पहले जैसे नासा द्वार जो आपके मुख पर ऊपर की ओर आपको 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं, नासा द्वार, फिर उससे नासा द्वार के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, नासा गुहा में, ठीक है। अब नासा गुहा जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, याद रखना है आपको, तो मैं लिख देता हूं यहां पर किस किस से मिलकर बनी होती है, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड, नामक अस्थियों से मिलकर बनी होती है। टेढ़ी मेढ़ी गुहा है और श्लेष्मा इसकी भित्ति पर उपस्थित होता है, श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, उसकी वजह से क्या है,
कि जो बाहर की वायु है उसका तापमान आपके शरीर के अनुसार हो जाता है, ठंडी हो जाती है, और कोई धूल वगैरह कण है तो वो श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, वो आपके फेफड़ों में प्रवेश नहीं करते हैं या श्वसन मार्ग में प्रवेश करने से रोका जाता है उनको। नासा द्वार पर भी रोम पाए जाते हैं आगे की ओर, जिससे आपके धूल वगैरह कण अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। नासा गुहाओं के बाद देखिए ये नासा गुहाएं खुलती है ग्रसनी में। किसमें खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी मतलब फेरिंग्स। ये कॉमन मतलब कॉमन पासेज है, मुख्यतया पाचन तंत्र श्वसन तंत्र दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन पासेज, मतलब दोनों का एक कॉमन क्या है? मार्ग है। पाचन तंत्र में भी आता है क्योंकि मुख गुहा खुलती है ग्रसनी में, श्वसन तंत्र में भी आता है क्योंकि नासा गुहा खुलती है ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जो भोजन तो उसमें चले जाता है ग्रसिका में, और वायु कहाँ जाएगी? वायु आएगी आपके कंठ में। किस में आएगी? कंठ का एक त्रिभुजाकार संरचना है, ये भी उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी उपास्थियों से मिलकर बना होता है देखते हैं। क्या है? ये त्रिभुजाकार संरचना है। इसका जो ओपनिंग पोर होता है वो कहलाता है ग्लोटिस, और ग्लोटिस को ढकता है एपिग्लोटिस। तो उपास्थि कौन कौन सी होती है देखें इसमें। क्रिकोइड उपास्थि होती है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्या करता है एपिग्लोटिस? जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो कंठ का जो ओपनिंग पोर है ग्लोटिस, उसको ढककर रखता है, जिससे कि भोजन के कण इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, श्वसन मार्ग में यानी बिंड पाइप जो है आपका उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। क्रिकोइड है, एपिग्लोटिस है। तो ये आपकी कुछ उपास्थियां मुख्यतः यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, कंठ में। कंठ के बाद हम पहुँचते हैं किसमें? जो श्वास नली में। किसमें? श्वास नली में। तो श्वास नली को ले आते हैं अपन थोड़ा सा इधर की तरफ, नीचे दिख रहा है आपको श्वास नली। ये क्या है? 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जिसमें आपके हाइलिन उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं सी आकार के, जो उसको पिचकने से रोकते हैं। किसको? श्वास नली को। अच्छा, यहाँ हम जो अस्थियों और उपास्थियों के नाम लिख रहे हैं वो मुख्य अस्थि और उपास्थि कौन कौन सी आपकी, उनके बारे में हम बता रहे हैं आपको। श्वास नली है, तो श्वास नली क्या है? 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, और ये नलिका जो है वो किससे मतलब कौन से छल्ले पाए जाते हैं इस पे? हाइलिन उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। फिर श्वास नली डिवाइड हो जाती है श्वसनी के रूप में। किस में डिवाइड हो जाती है? श्वसनी में। दो श्वसनी होती है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, और बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। उसके बाद फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद जो श्वसनी है, फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद ये पुनः डिवाइड होती है। किसमें? द्वितीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी में, उसके बाद श्वसनिका में, अंतस्थ श्वसनिका में, श्वसन श्वसनिका में, उसके बाद कूपिका वाहिनी में, और अंत में ये जो कूपिका वाहिनी है वो एट्रियम में खुलती है। किसमें? एट्रियम। एट्रियम क्या है? वायु कूपिकाओं के मध्य का भाग होता है, या यूं हम कह सकते हैं वायु कूपिका तो वायु कूपिका क्या है? फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आपके लगभग 60 करोड़ वायु कूपिका पाई जाती है। कितनी वायु कूपिकाएं पाई जाती है? 60 करोड़। और वायु कूपिका की जो भित्ति है वहीं से गैसों का विनिमय होता है रुधिर में।
ठीक है। और वायुकुपिका जो है वो ही मुख्य इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो आज हमने एक सामान्य सा इसका हमने एक जो वर्णन है वो किया है श्वसन तंत्र का। कल हम इसको एक आरेख के माध्यम से ठीक से समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको ठीक से एक बार और रिवाइज करें। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और, कल से एक चीज़ और स्टार्ट होने वाली है आपकी प्रत्येक वीडियो लेक्चर में। जो क्लास आपकी चल रही है उसी से संबंधित प्रश्न आपकी कल सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे। अतः इस वीडियो को ठीक से देखें। मैं कल आपके जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपके मैं बनाऊंगा और वो आपका एक टेस्ट पेपर होगा। ओके, थैंक यू।